हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे बाकी का पार्ट जो हमारा बचा हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। लास्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिनमें से कुछ थी हमने इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ लिया था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग सीड्स। यहाँ तक हम लास्ट पार्ट में कवर कर चुके थे, ये पार्ट 1 में था। अब बाकी का हम ट्राई करेंगे आज के इस पार्ट में कवर हो जाए। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, अगर टॉपिक्स देखे जाएँ तो काफ़ी सारे हैं इसमें। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए बीइंग अ पर्सन, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जहाँ का मेजर जो प्रोफेशन है दैट इज एग्रीकल्चर। मेजर कृषि प्रधान देश बोला जाता है हमारे देश को। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लोगों को क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी टॉपिक में। हम चल रहे थे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप हमने कर लिया था। इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग सीड्स एंड वाटरिंग क्रॉप्स। यहाँ तक हमारा हो गया था चैप्टर कवर। अब हम आएंगे एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पर। जब भी हम मेन्योर की बात करते हैं, दीज आर टू थिंग्स, ये हम अपनी सॉइल को, जो हम जहाँ पे हम क्रॉप प्लांट करने वाले हैं, उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हम मेन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं उस क्रॉप में, उस सॉइल के अंदर। ठीक है। अब उस क्रॉप में जब आप मेन्योर डाल रहे हो या फर्टिलाइजर डाल रहे हो, तो क्यों इसको डाला जाता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पे हम बात करेंगे। मेन्योर जो होता है ना, बेसिकली सबसे पहली चीज दोनों की, एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट, ताकि और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए, इसलिए दोनों का ऐड किया जाता है। लेकिन मेन्योर क्या है? मेन्योर है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक यानी जितना भी नेचुरल टाइप का मटेरियल है जो हम खाद की तरह यूज करेंगे, वो कहलाता है मेन्योर। और जितना भी केमिकल होगा, केमिकल वाला मटेरियल होगा, वो कहलाएगा फर्टिलाइजर। ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी दोनों काम सेम ही करते हैं, कि दोनों का काम है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। जहां हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वहां हम मेन्योर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हम जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, कम से कम केमिकल का यूज़ किया जाता है, ताकि जो फसल हमारे सामने आ रही है, जो भी हमें उसका बीज मिलेगा, जो फल मिलेगा, वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके का। इसलिए हम क्या करते हैं, मेन्योर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जितना क्लीन की बात होती है, क्लीन रहे हमारा खाना, केमिकल फ्री रहे, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक वे में नेचुरल मेथड्स की तरफ जाते हैं, जहाँ हमें मेन्योर मिलता है। मैन्योर क्या किससे बनता है? काउ डंग और कंपोस्ट। आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, आई गेस 6 और 7 में, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। वर्मी कंपोस्टिंग, ओके। वर्मी कंपोस्टिंग जो टर्म है, वो वर्मी अर्थवॉर्म से आता है। अर्थवॉर्म्स के द्वारा जो भी हम कंपोस्ट तैयार करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म से हम उसमें क्या करते थे, हम जितनी भी हमारी बची हुई छिलके हो गए सब्जियों के, हमारा बचा हुआ कोई भी खाना जो सड़ रहा है, जिसमें नमक या मसाले नहीं है, वो वाला खाना। नमक अर्थवॉर्म्स को मार देता है, इसलिए नमक वाला खाना हम नहीं लेते हैं। जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, हम ऐसी चीज़ें लेंगे जैसे फ्रूट पील हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, इन सबको ले लेंगे। या फिर कोई वेजिटेबल है जो रखे रखे खराब हो गई है, ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल हम कलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, अर्थवॉर्म्स को ऐड कर देंगे। अर्थवॉर्म उसको खाएंगे। अर्थवॉर्म जब खाएंगे उसको, तो वो सारा मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली वो कंपोस्ट बन जाएगा। वो बहुत न्यूट्रिशियस टाइप की मिट्टी बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्मी कंपोस्टिंग में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अर्थवॉर्म के लिए डाला, फिर हम जितना हमारा चीज थी, जितना हमारा बन के कंपोस्ट तैयार हुआ, उसको ना एक साइड पे सरका देंगे, हाफ में सरका देंगे। और यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, इतने हाफ में फ्रेश चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे फ्रेश पील हो गया, फ्रेश वेजिटेबल पील, और जो भी हम सामान ऐड कर रहे हैं केचुए के खाने के लिए, वो हम एक तरफ कर देंगे। और ये हमारा कंपोस्ट यहाँ पे है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जितने केचुए यहाँ पे हैं, अर्थवॉर्म्स यहाँ पे हैं, वो सारे मूव कर जाएंगे फ्रेश खाने की तरफ, क्योंकि ये तो वो ऑलरेडी खा चुके हैं। अब वो फ्रेश खाने की तरफ मूव कर जाएंगे, तो ये वाली जो मिट्टी होगी, ये एकदम फ्रेश टाइप की मिट्टी होगी, जो हम
हमारे खेतों में यूज करेंगे। दिस इज वर्मी कंपोस्ट। ओके, तो ये कंपोस्ट हो गया। जब भी हम डीकम्पोज प्लांट मटेरियल को यूज करेंगे या गोबर को यूज करेंगे, ये सारी चीजों से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। दिस इज कॉल्ड मैन्योर। इसके बाद आ जाते हैं फर्टिलाइजर की बारी। फर्टिलाइजर, दिस इज द केमिकल, ये यूरिया डाल रहे हैं खेत के अंदर। ये हो गया केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यूरिया डालते हैं खेतों में क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, और मैंने पहले भी बात की थी, फसलों को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है, इसलिए यूरिया ऐड किया जाता है उसमें। ये एनपीके फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। इन तीनों ही चीजों की जरूरत होती है प्लांट्स को। तो डायरेक्ट जब हम केमिकल फॉर्म में इन सारी चीजों से को प्रोवाइड कर देते हैं खेतों में, तो वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजर। और जब ये भी हम नेचुरली तरीके से हम उसको तैयार करते हैं खाद को, तो वो मैन्योर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम वीड कंट्रोल की। जो एक्सेस प्लांट्स उगाते हैं हमारे खेतों के, हमारे क्रॉप के साथ में, तो उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो डेफिनेशन क्या होगा वीड कंट्रोल की? मेथड यूज टू रिमूव और मैनेज अनवांटेड प्लांट्स दैट कम्पीट विद क्रॉप्स। बेसिकली अनवांटेड प्लांट क्यों हटाने हैं हमें? सबसे पहली चीज ये है, हमारे पास मिट्टी उतनी है, तो हमारे पास न्यूट्रिशन, जितनी इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होगी वो पूरी मिट्टी की इक्वली होगी। अब उसमें प्लांट्स लग रहे हैं, ठीक है, और साथ में वीड पैदा हो गई, तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो बढ़ गया ना जो इस न्यूट्रिशियस वैल्यू को लेने वाले हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रॉप को मिले, ताकि वो और अच्छे से बढ़ के तैयार हो। इसीलिए तो बोला जाता है बच्चे, हमारे यहाँ बोला जाता है कि बच्चे उतने ही करो जितनों को अच्छे से आप देखभाल कर पाओ, या फिर उतने ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जितनी अच्छे से निभा पाओ। ये सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए जाते हैं कि उतने ही हम प्लांट्स रखेंगे अपने खेत में जितने हमें चाहिए या जितनों को हम बड़ा करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो वो है ग्रोथ है वो किसी भी चीज को इम्पैक्ट ना करे दूसरी चीजें। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसीलिए हमें वीड कंट्रोल करने की जरूरत होती है, ताकि हमारी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो हमारी क्रॉप को मिले सबसे ज्यादा। इसमें होता है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल होगा ये टूल्स की हेल्प से, हाथों से एक एक प्लांट आप उखाड़ रहे हो जाके, तो दैट इज मैनुअल रिमूवल। आप पुलिंग वीड्स बाय हैंड और यूजिंग टूल, ये टूल यूज कर सकते हैं या फिर हाथों से की हेल्प से उखाड़ सकते हैं, तो वो हो जाएगा। वीडिंग अ वेजिटेबल गार्डन, जब भी सब्जियों का कोई गार्डन होगा उसमें से वीड्स को रिमूव करना हाथों से या टूल से, तो मैनुअल रिमूवल करते हैं यहाँ पे। दूसरा होता है हर्बिसाइड्स। कुछ केमिकल्स आते हैं, वो क्या करेंगे? वीड्स को मार देंगे, हमारी क्रॉप को वो कोई हार्म नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी वीड है उसको मार देंगे। सिर्फ क्रॉप बचेगी खेत में, बाकी वीड जितनी है वो सूख जाएगी। ये इस तरीके से केमिकल डिजाइन होते हैं। इसको कहते हैं ग्लाइफोसेट, कॉमन वीड किलर। ग्लाइफोसेट इन जनरल बहुत यूज होता है खेतों में, वो हो गया। इसके बाद मल्चिंग की बारी आती है। मल्चिंग ये है, ये तो हो गया हमारा हर्बिसाइड। इस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं हर्बिसाइड्स को खेत में, इसमें क्या होगा कि वीड सारी रिमूव हो जाएगी, खाली क्रॉप बच जाएगी। मल्चिंग ये वाला मेथड है। मल्चिंग होता है कवरिंग सॉइल टू प्रिवेंट वीड ग्रोथ। इसमें इन्होंने क्या किया? सॉइल को कवर कर दिया यूजिंग स्ट्रॉ एज मल्च इन अ गार्डन। इन्होंने क्या किया? ये घास फूस से सारी जो क्यारियां हैं उनको कवर कर दिया, ताकि इस पे कुछ उगे ही ना, जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह मिलने की या पानी मिलने की, यहाँ से कोई वीड ग्रो होके निकले। तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉप ग्रो होगी, क्रॉप के आसपास के सारे एरिया को इन्होंने मल्टीफाई कर दिया या ढक दिया। इसमें इसकी जगह हम प्लास्टिक की वो भी यूज कर सकते हैं, थैलियाँ प्लास्टिक बिछा देते हैं पूरे खेत में, और उसमें सिर्फ उतनी जगह, उतना होल छोड़ते हैं जितने में से वो प्लांट ग्रो करेगा। तो जो बाकी की वीड है उसे ऑक्सीजन, सनलाइट ये सब मिलेगा ही नहीं, तो वो बढ़ेगी भी नहीं। ये वाला मेथड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हार्वेस्टिंग क्रॉप की। अब हमने क्या किया? हमने प्रिपेयर किया सॉइल को, फिर उसके बाद हमने उसमें बीज बो दिए, उसके बाद उसमें वाटरिंग, इरिगेशन किया, जैसे भी हम देखभाल कर सकते थे, और जो साथ में वीड्स थी उनको हटा भी दिया।
फर्टिलाइजर दे दिया जो ताकि न्यूट्रिशन उसको पूरा मिले। हमने सब तरीके से अपनी फसल का ख्याल रखा, अब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। अब जब हमारी फसल पक जाएगी तो हमें क्या करना होगा, हार्वेस्ट करना होगा इसको। हार्वेस्टिंग क्या है, कलेक्टिंग मेच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड व्हेन दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन और सेल। जब भी वो खाने के लिए या बेचने के लिए रेडी हो जाती है, मेच्योर हो जाती है क्रॉप, फिर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ मिलता है किसान को उसकी मेहनत का फल। इतनी मेहनत के बाद, सोचो 3-4 महीने की मशक्कत के बाद फिर एक दिन आता है जिस दिन क्रॉप पक गई। अब ये इसको काटेंगे, फिर इसको बेचेंगे या फिर अपने लिए भी बचा के रखेंगे। मेथड्स है मैनुअल हार्वेस्टिंग, ये आप देख रहे हो मैनुअली यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं, अपने हाथों से एक एक प्लांट को काट रहे हैं, फिर इकट्ठा कर रहे हैं, ये बांधते जा रहे हैं। तो ये हो गया मैनुअल हार्वेस्टिंग। कलेक्टिंग क्रॉप्स बाय हैंड और विद सिंपल टूल्स, हाथ से या फिर सिंपल टूल्स की हेल्प से इसको कलेक्ट करना क्या कहता है, मैनुअल हार्वेस्टिंग। सिकल यूज टू कट व्हीट, सिकल आपने देखी होगी, इस टाइप की वो होती है, आरी टाइप की, जो व्हीट को काटने के काम आती है, इस टाइप की रहती है, इनके हाथ में होगी, इस टाइम पे हमें दिख नहीं रही है फोटो में। तो वो आरी होती है, वो इनको गेहूं को काटने के काम में आती है। इसके बाद मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, मैकेनिकल में इस टाइप की मशीन को यूज करते हैं हम। मैकेनिकल यूजिंग मशीन्स फॉर लार्ज स्केल कलेक्शन, जहां बड़े बड़े खेतों के, चलो छोटा खेत है, 2 ने मिलके काट लिया या 3 ने 4 ने मिलके काट लिया, ये हो गया। पहले के टाइम में सेम अगेन बात कि पहले के टाइम में तो कितना भी बड़ा खेत हो मैनुअली ही हार्वेस्टिंग होती थी, जब तक हमारे पास मशीन्स नहीं थी। अब ये जब से मशीन्स आई हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े खेत वाले लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि इनका काम 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है और पूरा हार्वेस्ट डन हो जाता है इतने कम टाइम में। तो कंबाइन हार्वेस्टर होता है ये फॉर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स, ये इस टाइप का हार्वेस्टर रखता है, ये काटता भी जाता है और ग्रेन्स को कलेक्ट करता हुआ भी जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे। अब हमने हार्वेस्ट भी कर लिया, हमने काट लिया, हमने हमारा बीज मिल रहा है, अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग टू मैनेज एंड प्रिपेयर क्रॉप्स फॉर यूज। बेसिकली अब हमें उस क्रॉप को, उस फल को जो हमने इकट्ठा किया, अब हमें उसमें से मेन बीज को निकालना है जो हम खाने के लिए यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो। सबसे पहला होता है क्लीनिंग, रिमूविंग डेब्रिस फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप, रिमूविंग शेफ फ्रॉम ग्रेन्स। ये हो गया, डेब्रिस रिमूव हो रही है, यानी एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट है जो यूज का नहीं है, इस तरीके से पहले लोग झाड़ झाड़ के करते थे। इन्होंने क्या किया, मारा जोर जोर से इस टीन के डब्बे के ऊपर, तो जितने बीज हैं वो सारे गिर के इकट्ठे होते जाएंगे। फिर इन्हें क्या करेंगे, इन्हें हवा के उस फ्लो के आगे बहाना स्टार्ट करेंगे, गिराना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, जितनी डेब्रिस है वो बाहर की तरफ गिर जाएगी, जितना बीज है हमारा वो भारी होगा, इसलिए वो पीछे की तरफ रह के इकट्ठा हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, मशीन्स भी आती है आजकल जो डायरेक्ट उसको कर देती है रिमूव, बीज को अलग कर देती हैं और या फल को अलग कर देती हैं, और जो इतना डेब्रिस होता है, जितना बेकार का होता है प्लांट, वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज, कीपिंग क्रॉप्स इन सूटेबल कंडीशन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। अब जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, गोडाउन में कितने अच्छे से स्टोर किया है सारी जो भी फसल है हमारी, उसको इसको हमने स्टोर कर लिया, और ऐसे टेम्परेचर, ऐसी कंडीशंस के अंडर स्टोर किया जाता है किसी भी चीज को, ताकि वो खराब ना हो या लॉन्ग टर्म चल पाए। तो इस तरीके से ग्रेनरीज होती हैं, ग्रेनरीज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, इस टाइप की ग्रेनरीज होती हैं जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। फिर होती है प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग क्रॉप्स फॉर कंजम्पशन और मार्केट, फिर उसकी जो भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी की जाएगी ताकि उसको मार्केट में बेचा जा सके या कंज्यूम किया जा सके। मिलिंग व्हीट इनटू फ्लावर, अब गेहूं का क्या करेंगे, आटा बना देंगे अपने कंजम्पशन के लिए। आपके घर में अगर गेहूं खरीदा जाता होगा तो उसकी सफाई करके चक्की पे देके आते होंगे ताकि आटा बन के आ जाए घर पे और हम उसे यूज कर पाए, या फिर गेहूं को बेच दिया जाता है किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, या फिर जो लोग खरीदते हैं अपने घरों के लिए उनको, ताकि वो यूज हो पाए। ये हमारा हो गया हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमारी फसल की बात हो गई, सारी प्रोसेस किस तरीके से होता है, सॉइल प्रिपेयर करने से लेके हमने फसल के पकने और उसके मैनेजमेंट तक बात कर ली। नेक्स्ट बात हो रही है क्रॉप रोटेशन की। बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट
पीछे खत्म हो गया, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से हैं अबाउट क्रॉप्स, तो वो हमें जानने हैं। क्रॉप रोटेशन की बात की गई है यहाँ पे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसलों को रोटेट कराना, घुमाना, यानी कि पहले एक फसल लगाई, उसके बाद दूसरी लगाएंगे, उसके बाद तीसरी लगाएंगे, और इस तरीके से लगाएंगे कि उनकी ग्रोथ पे, उनकी पैदावार पे, उनके जितना क्वांटिटी बनने वाली है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम एरिया अक्रॉस सीजन्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेज पेस्ट, कि ना तो कीड़े लगे उसमें और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। इस तरीके से हम क्रॉप्स को रोटेट कराते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इसके बाद रोटेटिंग लेग्यूम्स विद सीरियल्स, लेग्यूम्स मतलब हो गए दालें और सीरियल्स को रोटेट किया जाता है ताकि उसमें क्या हो जाए, नाइट्रोजन ऐड हो जाए। हमने बात की थी जितनी भी लेग्यूम्स होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को एडिबल बनाता है प्लांट्स के लिए। जितना लेग्यूम्स हम प्लांट करेंगे तो वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देंगी, इसलिए लेग्यूम्स लगाएंगे। रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज रिस्क, डिफरेंट क्रॉप ब्रेक पेस्ट साइकिल, अलग अलग क्रॉप लगाते हैं ना तो पेस्ट की साइकिल ब्रेक होती है। जैसे कि जो कीड़ा गाजर में लग रहा है ना, वो कीड़ा जरूरी नहीं है कि गोभी में लग पाए या फिर मटर के साथ लग पाए या फिर आलू में लगे। आलू में अलग तरीके की बीमारी होगी और गाजर में अलग तरीके की बीमारी होगी। आलू लग गया, उसके बाद हमने चेंज कर दिया गाजर लगेगी, तो ये बीमारी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और ये इससे हमारी सॉइल क्लीन हो जाएगी। रोटेटिंग पोटैटोज एंड बीन्स, बीन्स और पोटैटोज को रोटेट किया जाता है इसलिए ताकि वो बीमारियां ट्रांसफर ना हो पाए। एनहेंसेस सॉइल स्ट्रक्चर, डिफरेंट रूट अफेक्ट सॉइल टेक्सचर, अलग अलग तरीके की रूट होती है तो सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होगा उससे। जैसे कि जब हम गाजर की बात करते हैं, गाजर रूट है, रूट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम सॉइल को पूरा उखाड़ेंगे। फिर हमने ये लगाई तो हम पूरा उखाड़ेंगे। गोभी ऊपर लगती है तो पूरा नहीं उखाड़ेंगे सॉइल को जब भी हम इसको रिमूव लगाएंगे। तो इस तरीके से सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है जैसे जैसे अल्टरनेट बिटवीन रूट एंड लीफ क्रॉप। रूट क्रॉप और लीफ क्रॉप, जिनकी लीव्स हम यूज करते हैं और जिनकी रूट हम यूज करते हैं, उनको रोटेट करने से क्या होगा कि सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। अब जैसे कि ये रोटेट कर रहे हैं, पहले आलू टमाटर लगा दिया, पोटैटो टोमेटो, पोटैटो फैमिली में आते हैं दोनों, लगा दिए। उसके बाद लेग्यूम्स लगा दिए, ब्रॉड बीन्स, फ्रेंच बीन्स, रना बीन्स, ये सारे लगा दिए। इसके बाद ब्रासिकस लगा दिए, यानी ब्रसल स्प्राउट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीजें लगाई हमने। इसके बाद हमने क्या लगाया? रूट वाली चीजें। ये पोटैटो फैमिली हो गई, लेग्यूम्स हो गई, ब्रासिकास हो गए, और रूट वाली फैमिली है ये जितनी भी क्रॉप्स आती हैं वो लगा दी। तो इससे क्या हुआ, सारी क्रॉप्स रोटेट हो गई आपस में अच्छे तरीके से। ये रोटेशन जो हुआ ना, ये क्या करेगा, इस सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी मैंने बात की थी। फार्मिंग दैट यूजेस नेचुरल मेथड्स एंड अवॉइड सिंथेटिक केमिकल, जहाँ पे हम केमिकल्स को यूज नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल मेथड्स पे फोकस करेंगे अपनी फार्मिंग के लिए। प्रैक्टिसेस एंड डेफिनेशन, अब जैसे यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, नेचुरल मटेरियल टू एनरिच सॉइल। अब यहाँ पे मैन्योर यूज करेंगे, फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, कंपोस्ट यूज करेंगे या ग्रीन मैन्योर यूज करेंगे। अवॉइडिंग केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल कीटनाशकों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे नेचुरल मेथड से मारेंगे। बहुत सारे स्प्रेज बनते हैं नेचुरली, कि नीम के पत्तों से बन गया या किसी और चीज से बन गया जो कि पेस्ट को कंट्रोल करता है, कीड़ों को रोकता है, तो वो यूज करेंगे। जैसे कि नीम ऑयल फॉर पेस्ट मैनेजमेंट यूज किया इन्होंने। सस्टेनेबल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ। सस्टेनेबल होता है कि किसी भी चीज को इस तरीके से मैनेज करना कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहे उस चीज से और शॉर्ट टर्म में भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता रहे। एग्जाम्पल हो गए क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स, ये सारे तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैंने मल्चिंग बताया था, उसमें हमने क्या किया था, प्लास्टिक से या फिर बुश से या घास से, किसी चीज से भी कवर कर दिया था हमने प्लांट के आसपास का एरिया। तो उससे क्या रहता है, वीड नहीं होते, तो हमें वीडीसाइड लगाने की जरूरत नहीं है, केमिकल बच गया हमारा। कीड़े लग गए तो हमने नीम ऑयल यूज किया। हमने
जब भी हमें सॉइल को न्यूट्रिशियस बनाना है तो हमने मैन्योर यूज किया, तो हमने सारे ऑर्गेनिक तरीकों से अपनी फसल को बड़ा किया विदाउट एनी केमिकल। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स। कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ कि क्रॉप प्रोडक्शन एकदम से बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स की वजह से। अचीवमेंट क्या होता है, एंड एग्जाम्पल बताते हैं इसके। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, कि क्रॉप की जितना प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटीज, बहुत सारी व्हीट की वेराइटीज ऐसी आ गई जो बहुत ज्यादा अच्छा फल देती हैं या अच्छी फसल देती हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन लाइक इरिगेशन एंड मशीनरी। इरिगेशन के हमने न्यू मेथड्स डिस्कस किए थे, ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, इस तरीके की चीजें क्या करेंगे, हाई यील्ड देंगी। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का एक्सपेंशन होना। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम, लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट होना। कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, अब गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को बहुत सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, वो क्या करेंगे कि कैनाल्स बनाते हैं खेतों के आसपास, उनको बढ़िया सा तैयार करके देते हैं खेती के लिए। वो वाली फसलों पे, वो वाले जमीन पे फोकस किया जाता है जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और उसको खेती करने लायक बनाया जाता है। इस तरीके की कैनाल्स बना दी जाती हैं, कच्ची या पक्की। ये क्या करेंगे, इससे सॉइल के अंदर क्या रहेगा, पानी अच्छा रहेगा। यहाँ से किसान लेगा, एक मोटर लगाएगा या किसी भी तरीके से, ये फसल के अंदर इजीली वो एक्सेस मिल जाता है फसल को पानी का। तो ये यूज हो जाता है इन सारी कैनाल्स का। तो ये हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन की बात। नेक्स्ट है एंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? अभी मैंने बताया था, फार्मिंग प्रैक्टिसेस दैट मीट करंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। की फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए जो हमारी अभी की सारी जरूरत को पूरा करे अच्छे से, और हमारा आने वाली जनरेशन का फ्यूचर जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसा ना हो कि अभी हम अपने लालच के चक्कर में फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर लगाए जा रहे हैं खेतों में और आगे जमीन उपजाऊ ही नहीं बची, आगे वाली जनरेशन बेचारी क्या खाएंगी। तो हमें फ्यूचर का सोच के भी चलना है, प्लान करके चलना है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारा ये कर्तव्य है या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलें। हमें वो टेक्निक यूज करनी है दैट प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें। रिड्यूस टिलेज मेथड, ये वाला मेथड यूज किया जाता है ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे। इकोनॉमिक वायबिलिटी, प्रैक्टिसेस दैट आर फाइनेंशियली सस्टेनेबल फॉर फार्मर्स, की फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा ताकि उन्हें एक रिटर्न वैल्यू अच्छी मिल पाए। तो ये सारी इकोनॉमिक चीज़ें भी हमें देख के चलनी पड़ेंगी। दूसरा होता है सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी में होता है इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इसमें सारे लोगों को फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनकी फसलों का दाम अच्छा मिले, उनकी जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो सबको एक बराबर मिले। तो ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। ट्रेड बेसिकली बात हो रही है जब वो फसल बेचने जाए तो उनको उनकी फसल का एक बढ़िया दाम, एक उचित दाम मिल पाए। ठीक, तो ये हमारी हो गई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमारे ये तीनों अगर एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए खेती हो रही है तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आ जाएगा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म। समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की समरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इसेंशियल फॉर इफेक्टिव क्रॉप कल्टीवेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ये, क्रॉप कल्टीवेशन अच्छी होनी चाहिए। टाइप ऑफ क्रॉप, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप और एंड फॉडर क्रॉप्स, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पे आएगा फाइबर भी लिख सकते हैं, फाइबर क्रॉप्स। इसके बाद अलावा दो टाइप और थे, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, विच आर द टाइप्स फॉर इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल के और टेम्परेचर एंड मानसून के अकॉर्डिंग वो की जाती है। क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स हमने पढ़े, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, वाटरिंग और सारे स्टेप्स जो भी थे।
एडवांस कंसेप्ट हमारे थे क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जो हमने एडवांस टॉपिक थे ये हमने कवर कर लिया इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज तो प्लीज लेट मी नो, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स है या क्वेरीज हैं। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उस सेशन के अंदर इफ आपको कोई डाउट है आप कमेंट में छोड़ सकते हो, मैं उस सेशन में ज़रूर उन टॉपिक्स को कवर कर लूँगी। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आई होप हम बनाएंगे चैप्टर 2 की। सो टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।